दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफजाज शेखर आज़ाद और इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात कर रहे हैं चंद्रयान की, लेकिन उसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान शामिल है। दोस्तों इसरो ने घोषणा की है कि चंद्रयान अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ और पूरी कामयाबी के साथ चांद पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक 22 से 24 या 25 अगस्त तक इसरो के मुताबिक हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा, जहां पर चंद्रमा पर पानी है या नहीं, खनिज संपदा है या नहीं, या कभी पानी था या नहीं, या अभी वहां पर बर्फ़ है या नहीं, यानी चंद्रमा के उस हिस्से की पड़ताल करेगा जो अभी तक इंसानों के लिए छिपा हुआ है। यानी चंद्रमा का वो काला हिस्सा, पिछला हिस्सा जो हमारी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, हमारा चंद्रयान उस हिस्से की पड़ताल करेगा। दोस्तों इसरो जैसे जैसे हमें खुशखबरी दे रहा है कि चंद्रयान अपनी पूरी ताकत के साथ और कामयाबी के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है और पूरी उम्मीद है कि वह चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करेगा, वैसे वैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ देशभक्त लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिशन क्यों नहीं है। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका क्या हुआ? क्या पाकिस्तान के पास कोई स्पेस एजेंसी है भी या नहीं? पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका काम क्या है, वो क्या कर रही है, पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम क्या है? ऐसे दोस्तों कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आपके सामने में हम इस बात को चर्चा करें, इस बात को लेकर के आएँ कि भारत का जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस प्रोग्राम है, हमारी जो स्पेस एजेंसी इसरो है, उसकी कामयाबी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी जो है इसरो वर्ल्ड में जितने भी स्पेस एजेंसी है उसमें नंबर 6 नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान का स्थापना के बाद पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या हाल है? दोस्तों पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी उसके क्या हाल है ये तो हम आगे आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे पता है एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसकी जो नींव रखी गई थी वो भारत की स्पेस एजेंसी से पहले रखी गई थी। बावजूद इसके पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो भारत के मुकाबले पिछड़ता चला गया। क्या वहीं पाकिस्तान अपने आंतरिक संघर्षों और रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली से जूझता रहा। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था रही उसमें शुरुआत से ही मजहबी चीज़ों को इतना शामिल किया गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में शुरुआत से ही वो साइंस से दूर होते चले गए। उनकी स्कूली किताबों में साइंस पर कम, मजहबी बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया था और इससे पाकिस्तान के नेताओं को लगातार वोट बैंक बनाने में फ़ायदा हुआ। हर एक भाषण में इस्लामिक टच दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था रही वो साइंस से दूर होता चला गया। दोस्तों भारत का चंद्रयान 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 2 हफ्तों के बाद ये अपनी मंजिल पर होगा। हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां पानी होने की संभावना है। चंद्रमा पर उतरते ही भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके पास ये उपलब्धि होगी। यानी भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा और इसके साथ ही भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया के टॉप 4 जो देश हैं जो हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी हमेशा से आगे रहे हैं, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका की तो खैर बात ही अलग है, वो चंद्रमा पे जो है वो आदमी तक उतार चुका है। उसके बाद हमारा स्थान होगा। दोस्तों बात बस इतनी भर नहीं है, अब आपको हम थोड़ा सा जानकारी बताते हैं कि आखिर इसरो की स्थापना कब की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी, उनकी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। दोस्तों इसरो की स्थापना का मुख्य मकसद जो था स्पेस टेक्नोलॉजी को विकसित करना था और भारत की राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा करना था। इसके अलावा सैटेलाइट को लॉन्च करना और अंतरिक्ष से जुड़े अलग अलग मिशनों को अंजाम देना ताकि भारत विज्ञान के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी आगे बढ़ता रहे। और आज की तारीख में भारत जो है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जो है वो दुनिया में 6ठे नंबर पर आ चुका है। ये हम आपके पहले बता ही चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तानी लेखक अपने दर्द का इजहार करते हुए लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हुए भारत ने काफ़ी सारे फ़ायदे उठाए हैं। इसने इसरो को सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष यान, निगरानी और नियंत्रण, ग्राउंड स्टेशन संचालन और डेटा विश्लेषण और प्रोसेसिंग में मदद की है। यानी इसरो जो है वो कामयाबी के नए नए स्तर को छूता रहा है, टेक्नोलॉजी का विस्तार करता रहा, साइंस की दिशा में आगे बढ़ता रहा है और जो अपनी टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में नए नए आयामों को छूता रहा है। दोस्तों इसके साथ ही
भारतीय चंद्रयान 3 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर आता है और भारत की आईटी इंडस्ट्री आपको पता ही है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों एक नज़र यहाँ पे भारत की आईटी इंडस्ट्री पर डालना इसलिए ज़रूरी है कि इस बार जो भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उसमें आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं भारत की आईटी इंडस्ट्री पर, जिसे देखकर आपको गर्व होगा। दोस्तों भारत के आईटी उद्योग का जन्म 1967 में टाटा इंडस्ट्रीज़ की मदद से मुंबई में हुआ था। सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन यानी SEEPZ नामक पहला सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र 1973 में मुंबई में ही विकसित किया गया था। SEEPZ आधुनिक आईटी पार्क का अग्रदूत है। डेली टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजीव गांधी को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में स्वागत किया जाता है, क्योंकि अगस्त 1984 में उन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी CDOT की स्थापना की थी, जिसने डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट को संभव बनाया था। दोस्तों यानी भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है उससे आप जानते ही है कि वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज हम आईटी जो अपनी आईटी सेवाएं, आईटी सर्विस जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया। याद होगा जर्मनी के जो चांसलर थे स्कॉल्ज, वो आए थे पिछले दिनों, भारत आए थे। उन्होंने भारतीय युवाओं को, भारतीय इंजीनियर्स को खास तौर पर इनवाइट किया था कि वो जर्मनी आएँ और जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों इसके साथ आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि भारत का जो इसरो प्रोग्राम था वो शीत युद्ध के समय सोवियत संघ की वजह से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को डेवलप करने में रूस ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी और 1991 में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद भारत ने आईटी क्षेत्र खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा काम किया था। इसके बाद की सरकारों ने निर्बाध रूप से काम करती रही और भारत का आईटी इंडस्ट्री जो है लगातार आगे बढ़ता रहा। दोस्तों भारत का आईटी इंडस्ट्री पे आप गर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी सरकारों का योगदान रहा है भारत की आईटी इंडस्ट्री को ग्रोथ देने में, और भारतीय इंजीनियर्स जो है इनका पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है। दोस्तों आज भारत की जीडीपी में आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 9% के करीब है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र प्रति वर्ष 9% की वृद्धि से आगे बढ़ रहा है। भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाजार 180 अरब अमेरिकी डॉलर का है और 2050 तक इसके बढ़कर 350 अरब अमेरिकी डॉलर के होने का अनुमान लगाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत का जो आईटी सेक्टर है वो कितनी तेजी के साथ विकास कर रहा है। खैर हम अपने टॉपिक को वापस आते हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर कि उसमें आईटी इंडस्ट्री का क्या योगदान है, ये तो आप समझ ही गए हैं। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि भारत की आईटी इंडस्ट्री जब इतना ग्रोथ कर चुका है, तो भारतीय चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है, तो पाकिस्तान का चंद्रयान आखिर कहाँ है? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस प्रोग्राम है, वो भारत से पहले लॉन्च किया गया था। भारत ने तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी, लेकिन पाकिस्तान में जो स्पेस प्रोग्राम है, उसकी स्पेस एजेंसी है, उसकी स्थापना पहले ही हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान के भौतिक विज्ञानी, ये जो स्थापना किया था पाकिस्तान के भौतिक विज्ञानी जिन्हें बाद में जाकर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, डॉक्टर अब्दुस सलाम के मार्गदर्शन में पाकिस्तान ने 1961 में अपने अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल रिसर्च आयोग की स्थापना की थी। लेकिन चीन की मदद के बावजूद पाकिस्तान का चंद्रयान नज़र नहीं आ रहा है और इसका आईटी क्षेत्र अभी भी अल्प विकसित है। पाकिस्तानी लेखक लिखते हैं, पाकिस्तान ने 1990 के दशक में आंतरिक कलह और खतरनाक राजनीति में अपने आप को बर्बाद कर लिया। कई सारे पाकिस्तान में इस बीच में तानाशाह आए, लेकिन पाकिस्तान बर्बादी की तरफ मुड़ता रहा। अमेरिका से जो पाकिस्तान को लगातार डॉलर मिलते रहे, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान युद्ध हुआ, उससे पहले अफ़गानिस्तान में रूस आए थे और रूस को भगाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करने की घोषणा पेशकश की थी। बाद में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने जिहादियों को तैयार किया, अमेरिका से बदले में उसे डॉलर मिलते रहे। यानी पाकिस्तान इन गतिविधियों में लगा रहा, बदले में अमेरिका से पाकिस्तान के ऊपर डॉलर की बारिश होती रही। भाई मुफ्त का पैसा मिल रहा था, उसे क्या फ़र्क पड़ता है क्या है स्पेस प्रोग्राम क्या नहीं है। वो अपना इस चीज़ में मिलिटेंट में आतंकवादियों को पालने में पोसने में लगा रहा, जिसका खामियाजा अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हर दूसरे दिन बम ब्लास्ट होते रहता है। दोस्तों इसके अलावा स्थिति ये है कि पाकिस्तान में जो है अंग्रेजी किताब जो है उसको अछूतों के स्थान दिया। पाकिस्तान में विज्ञान पर मजहब हावी रहा। पाकिस्तान में हर गली में मदरसे खुलते रहे। इसकी वजह से पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था जो रही वो चौपट होती चली गई। पाकिस्तान के बच्चों में साइंस जो है वो बहुत कम बच्चे सीख पाए, अंग्रेजी से बहुत कम बच्चों का नाता रहा।
हमारे देश के भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश का उतना बड़ा उभार नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोशिश की जाती रही है, विज्ञान को स्थान दिया जाता रहा है। और आप जानते हो कि हर परिवार के बच्चे जो बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप का पहला ख्वाहिश ये रहता है कि हमारे बच्चे जो है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और भारत में जानते हैं कि इंजीनियर अब हर दूसरे घर में पाए जाने, हर गली चौराहे पर आपको इंजीनियर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके जो प्रमुख हैं कौन है? एक वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है उसके जो प्रमुख होते हैं वो कोई वैज्ञानिक नहीं, बल्कि वहाँ स्पेस एजेंसी में भी जो प्रमुख हैं वो एक सैन्य अधिकारी होता है। यानी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का प्रमुख एक सैन्य अधिकारी होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहाँ की स्पेस एजेंसी किस तरह से काम करती होगी। दोस्तों, इसके अलावा बजट की बात करें तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, उसका बजट सिर्फ $3 करोड़ था। यानी इतने कम बजट में कोई स्पेस एजेंसी किस तरह से काम करता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो $3 करोड़ जो है वो भी कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है। दोस्तों, आज हमने पाकिस्तान और भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है इसके बारे में बातचीत की है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े और हम आगे बढ़ते रहें, आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।